नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये आपकी इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, एग्जाम में आता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता देती हूँ मैं, 4 बाउंड्री कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। चारों का मेथड सेम है, तो इसलिए आप एक बार ध्यान से फर्स्ट और सेकंड समझ लो, थर्ड और फोर्थ आपको दिखेगा कि बिल्कुल सेम सेम चल रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें बाउंड्री कंडीशन फॉर बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड। बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करने के लिए आपके पास एक सरफेस का होना जरूरी है, और जैसे कि नाम से पता लग रहा है बाउंड्री कंडीशन मीन्स यहाँ पर कोई एक बाउंड्री रहेगी जो आपके सरफेस को दो अलग अलग मीडियम में डिफाइन कर रही होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक सरफेस एज्यूम किया सिलेंडर की शेप में, और बीच में आपने एक बाउंड्री बना दी, जिसकी वजह से अपर पोर्शन मीडियम 1 में आ गया, लोअर पोर्शन मीडियम 2 में आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, इस सरफेस को 4 पोर्शन में डिवाइड किया। यहाँ पर सरफेस 1 है, n1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। यहाँ सरफेस 2 है, n2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। इस बाउंड्री की वजह से अपर सिलेंडर का यहाँ पर जो सरफेस बनेगा वो S3 बन गया, और यहाँ जो लोअर पोर्शन बना वो S4 बन गया। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 एज्यूम की, और सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 आपने एज्यूम की। और क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशन फॉर बी सॉल्व करना है, तो आप मैक्सवेल्स की इक्वेशन से उठाओगे इक्वेशन ये वाली, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या किया आपने, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 में टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी dv से मल्टीप्लाई किया, और 0 के साथ dv से मल्टीप्लाई करोगे तो नो चेंज, 0 ही रहेगा। फिर आपने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज किया, तो डेल डॉट बी dv वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। अब आपको ये पता है, क्योंकि आप इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 सरफेस एज्यूम करोगे, n1 n2 n3 एंड n4, तो इसी इक्वेशन को आपने 4 पोर्शन में डिवाइड करके इस तरह से लिख दिया, b1 n1 ds फॉर सरफेस s1, b2 n2 ds फॉर सरफेस s2, b1 n1 ds फॉर सरफेस s3, b2 n2 ds फॉर सरफेस s4। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब आपके पास 4 इंटीग्रेशन की वैल्यू हैं, पर इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि आप ये मान लोगे कि ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है दैट इज डेल्टा एच, हम एज्यूम करेंगे कि लेट द सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड एंड डेल एच जस्ट टेंड टू 0। डेल एच अगर 0 को टेंड करेगा तो ऑब्वियस है जो सरफेस S3 और S4 का कंट्रीब्यूशन होगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो इंटीग्रल बचेंगे, b1 n1 ds, b2 n2 ds। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आपने इनको इसी तरह से लिखा, यहाँ पर b1 n1 ds को da से रिप्लेस कर दिया, b2 n2 ds इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेशन लोगे तो ऑब्वियस ये बन गया b1 n1 b2 n2। यहाँ पर n1 इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू n2, इसलिए हमने लिखा n1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n2, क्योंकि n1 ऊपर का सरफेस था और n2 नीचे का सरफेस है। ठीक है, n2 की जगह आपने रिप्लेस कर दिया नेगेटिव ऑफ n1 से इक्वल टू 0। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, दिस इज b1n, दिस इज b2n, मतलब नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। दिस इज योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, और जस्ट इसी के पैरेलल आपका एक दूसरा टॉपिक है जिसमें आपको टेंजेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो जो टेंजेंट कंपोनेंट के बारे में आप डिस्कस करोगे वो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा। एक सेकेंड, चलो हम पहले दूसरा डेरिवेशन ही करते हैं, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम बाकी दोनों डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करने के लिए आपने मैक्सवेल की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन उठाई, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली बी ओवर करली टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए आपने किस तरह का रेक्टेंगुलर लूप बनाया, ए बी सी डी, ये आपकी एक बाउंड्री है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 में डिवाइड करेगी। फिर से आपको क्या करना है, डेल डॉट ई के कर्ल ऑफ ई के लिए आप दोनों साइड में सरफेस इंटीग्रल को कंसीडर करोगे, और जब आपने सरफेस इंटीग्रल कंसीडर किया तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम दिस सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रल, दैट इज ई डॉट डी एल। ये राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रही। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ई डॉट डी एल क्योंकि 4 बाउंड्री से बना है, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, तो आप इस इंटीग्रल को 4 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दोगे, और आपने लिखा ए बी की जगह कॉन्ट्रीब्यूशन
सी डी का कंट्रीब्यूशन एंड बाकी कंट्रीब्यूशन बी सी एंड डी ए। बी सी और डी ए के कंट्रीब्यूशन को आप फिर से इग्नोर कर दोगे, बी सी एंड डी ए के कंट्रीब्यूशन को फिर से इग्नोर कर देंगे बाय एज्यूमिंग डेल्टा ऑफ एच हाइट ऑफ द लूप टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो फिर से टॉपिक इजी हो गया और आपके पास सिर्फ ये दो इंटीग्रेशन बचे और इक्वल राइट हैंड साइड इज दिस मच। ठीक है, अब आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप था, इसमें आपने इस हाइट को 10 to 0 कर दिया। अगर ये आपकी लेंथ थी, ये आपकी ब्रेथ है, और एरिया की अगर आप बात करोगे तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ब्रेथ 10 to 0 है तो ऑब्वियस है एरिया विल 10 to 0। दैट्स वाई यहाँ से ये डी एस विल 10 to 0 और ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई 0। फिर से वही कि फर्स्ट आपकी लेंथ थी ए बी के इक्वल तो E1 डॉट ए बी, सेकेंड लेंथ आपकी इक्वल थी सी डी के इक्वल तो E2 डॉट सी डी, और ए बी और सी डी वैक्टर नोटेशन में है तो दीज आर जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट, हैंस सी डी कैन बी रिटर्न इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी। ठीक है, तो सी डी को रिप्लेस किया नेगेटिव ऑफ ए बी से इक्वल टू 0, और टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट हम निकाल रहे थे तो यहाँ E1 का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट इक्वल टू E2 का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, मतलब टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द सरफेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। आपको पता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, पर डी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ आपने मैक्सवेल की इक्वेशन यूज की, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो। ये वाली जो थ्योरम है ये जस्ट सेम है, मैंने आपको जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन करवाई उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, देन यूजिंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पे आप फिर से क्या यूज करोगे, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उसको यूज करके वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर, सरफेस इंटीग्रल आपका उसमें क्या हो रहा था, 4 पोर्शन में डिवाइडेड था, समथिंग लाइक दिस वाज एरिया N1, दिस वाज एरिया N2, ये आपकी बाउंड्री थी, यहाँ B1 था, यहाँ B2 था, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, ये एरिया आपका थर्ड एरिया था S3, और ये एरिया आपका फोर्थ एरिया था S4। पर यहाँ पर भी क्या हो रहा था, हम ये मानकर चलेंगे कि डेल्टा एच टेंड्स टू 0, मतलब थर्ड और फोर्थ सरफेस का कंट्रीब्यूशन हम 0 मान लेंगे, और इस सरफेस को पहले चारों सरफेस के इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा, देन आपने ये कह दिया कि थर्ड और फोर्थ सरफेस का कंट्रीब्यूशन 0 है। अब आप क्या देख रहे हो, D1 N1 S ds आ गया, D2 N2 ds आ गया, और राइट हैंड साइड में रो dv आ गया। रो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और dv का मतलब इनटू में वॉल्यूम, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनटू में सरफेस एरिया। एक अकॉर्डिंगली आप ये जस्ट नोटेशन लिख रहे हो फॉर द चार्ज। ठीक है, तो आपने इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया, सिग्मा एस हो गया। जब आपने यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया तो आपको पता है ये कंप्लीट इंटीग्रेशन में सॉल्व हो जाएगा, D1 N1 S1, D2 N2 S2। ठीक है, एरिया वेक्टर से एरिया वेक्टर जस्ट बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, बचा आपके पास D1 N1 D2 N2 इक्वल टू सिग्मा। N1 इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू N2, तो यहाँ पर आपने N2 को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव ऑफ N1 से, और यहाँ इस बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करके आप क्या देख रहे हो कि नॉर्मल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए इन दोनों को जस्ट एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी था, पर यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, बल्कि दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आर नॉट कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस एंड चेंजेस बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस। मतलब यहाँ सिग्मा को हमने क्या बता दिया, दिस इज द फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट कॉन्टिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन जो हमें करनी है वो बिल्कुल सेकंड के जैसी होगी, और यहाँ पर आपने लिया मैक्सवेल की इक्वेशन, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस करली डी ओवर करली टी। फिर से आपने क्या किया, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, देन आपको क्या यूज करना है, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रल। आपके पास एक लूप था, इसके केस में लूप में आपने नेमिंग की थी ABCD, एक बाउंड्री है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, इस हाइट को और इस हाइट को हम डेल्टा एच मानकर 10 to 0 बताएंगे।
तो आपको क्या करना है, इस डीएल इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में लिखा, ए बी सी डी एंड अदर टू कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट हैंड साइड एज इट इज। डेल्टा एच क्योंकि आपका 0 को टेंड कर रहा है तो बी सी और डी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। इन दोनों टर्म्स को आपने एज इट इज लिख दिया। फिर से क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर कि H1DL, ठीक है, H2DL, ठीक है, दिस होल कैन बी रिटर्न लाइक, यहाँ पर JS परपेंडिकुलर N, दिस इज J परपेंडिकुलर कंपोनेंट है N का, इनटू में DS इंटीग्रेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया कि J डॉट एन डी एस इज इक्वल टू JS परपेंडिकुलर N डैश। तो अब यहाँ पर DL की वैल्यू यहाँ AB के इक्वल होगी, यहाँ CD के इक्वल होगी, इक्वल टू दिस। तो इस बार फिर से आप क्या देख रहे हो, AB इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू CD, ठीक है, मीन्स आप क्या कह सकते हो, CD is equal to negative of AB, then replacing this CD by negative of AB, you will get the equation in this manner। और फिर से आप देख रहे हो कि यहाँ पर H1T माइनस H2T, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं बन रहे, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। और हमने कहा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड intensity are not continuous at the surface but changes by an amount which is equal to the component of surface current density for perpendicular to tangential component of H। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और दोनों के बीच में जो इक्वल है वो जस्ट इक्वल है सरफेस करंट डेंसिटी के। दैट मीन्स दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। सभी टॉपिक आपको बिल्कुल इसी तरह से पेपर में अटैम्प्ट करके आने हैं जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, और साथ में ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। ये टॉपिक भी मैक्सिमम 99% एग्जाम में रहता है, तो आप इसको अच्छी तरह से करोगे।